सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आज की इस क्लासेज में। आज हम बायोलॉजी के 50 बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की एक और श्रृंखला करेंगे। इससे पहले हमने लगभग 2 वीडियो में लगभग 150 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो पहले वाले वीडियो में 100 क्वेश्चन और दूसरे वाले वीडियो में 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। ये आज हमारी तीसरी क्लास होगी, जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए बनाई गई है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, आलू का खाने योग्य भाग होता है, यानी जो आलू है उसका हम लोग कौन सा भाग खाते हैं? तो पहला है जड़, बी है कलिका, सी है फल और डी है तना। तो आलू का जो भाग हम लोग खाते हैं वो होता है तना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी तना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पर्ण का स्तंभ का एक रूपांतरण है जड़ का, तना का, पत्ती का और इनमें से किसी का नहीं। तो जो पर्ण का स्तंभ होता है वो बेसिकली आपका तना का एक रूपांतरण है, यानी पर्ण का जो बनता है वो तने के रूपांतरण से बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी तने का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण कार्य होता है, यानी जो नागफनी होती है ये अक्सर खास करके जितने भी डेजर्ट यानी जितने भी मरुस्थल होते हैं जहाँ पानी की कम संभावना होती है वहीं पर जो है नागफनी अधिकतर उगते हैं। तो यह प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है। तो पहले घनकण द्वारा, बी है पर्ण का स्तंभ द्वारा, सी है पर्यंत वृंत द्वारा और डी है शल्कंद द्वारा। तो नागफनी में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो होता है पर्ण का स्तंभ द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी इनमें जो कांटे होते हैं वही। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है? तो पहला है आलू, बी है गाजर, सी है शकरकंद और डी है मूली। तो जो आलू होता है वो एक प्रकार का तना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी आलू जो है एक तने का उदाहरण है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? यानी जो जितने भी पात गोभी होती हैं उनमें जो खाद्य पदार्थ होता है वो कहाँ पर संचित रहता है? तो पहला है तना, बी है फल, सी है जड़ और डी है पत्तियां। तो पत्तियों में सॉरी जो पत्ता गोभी होती है उनमें जो खाद्य पदार्थ संचित होता है वो होता है पत्तियों में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी पत्तियां। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है, यानी आलू जो होता है वो भूमिगत तने के रूप में रूपांतरित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पहला है शल्कंद, बी है घनकंद, सी है प्रकंद और डी है कंद। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी घनकंद। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? यानी इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा है जो तने से रूपांतरित नहीं बना है? तो पहला है प्याज का बल, बी है अरबी घनकंद, सी है शकरकंद का कंद और डी है आलू का कंद। तो इन 4 में से जो तने का जो रूपांतरण नहीं है वो है आपका शकरकंद का कंद। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी शकरकंद का कंद। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा तना है? पहला है शलजम, बी है अदरक, सी है गाजर और डी है शकरकंद। तो इन 4 ऑप्शन में जो तना है वो है आपका अदरक। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी अदरक जो होता है वो तने होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से कौन प्रकंद यानी राइजोम का एक उदाहरण है? तो पहला है लहसुन, बी है आलू, सी है अदरक और डी है जिमीकंद।
तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अदरक। यानी जो अदरक होता है एक प्रकंद का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? तो पहला है गाजर, बी है शकरकंद, सी है नारियल और डी है आलू। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आलू। यानी जो आलू होता है ये रूपांतरित तना होता है। तो 10 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किसकी पत्ती में पर्णदल प्रायः न्यूनीकृत होता है यानी कम होता है? तो पहला है जलोद्भिद, बी है समोद्भिद, सी है उपरिरोही और डी है शुष्कोद्भिद। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा शुष्कोद्भिद में जो है पर्णदल प्रायः न्यूनीकृत होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कैक्टस में सूल यानी जो स्पाइन्स किसका उदाहरण है? पहला है तना, बी है अनुपड़, सी है पत्ते और डी है कलियां। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पत्ते। यानी आंसर नंबर सी। यानी जो सूल मतलब यहाँ होगा कांटे। तो जो क्योंकि ऐसा होता है कि वाष्पोत्सर्जन कम करने के लिए पत्तियां जो हैं कांटे का रूप ले लेती हैं। यही जो प्रोसेस होता है यही आपका नागफनी में हो जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? पहला है एंथोलॉजी, बी है एग्रेस्टोलॉजी, सी है फेनोलॉजी और डी है पालिनोला। यानी जो पुष्पों का जो अध्ययन होता है वो आपका एंथोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। यानी पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते वो क्या कहलाते हैं? पहला है आर्किड्स, बी है जिम्नोस्पर्म, सी है क्रिप्टोगेम्स और डी है एंजियोस। एंजियोस नहीं होगा, एंजियोस्पर्म। तो वो पौधे जो कभी पुष्प नहीं बनते वो कहलाते हैं आपके क्रिप्टोगेम्स। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी यानी क्रिप्टोगेम्स। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। पूर्ण पुष्प यानी पूर्ण रूप से विकसित पुष्प पाया जाता है? तो पहला पुमंग एवं जायांग, बी है वाह्य दल एवं दल, सी है सभी चारों चक्र और डी है दल पुमंग और जायांग। तो जो पूर्ण पुष्प होता है जो कंप्लीट फूल होता है उनमें बेसिकली सभी चारों चक्र पाए जाते हैं यानी पुमंग, जायांग, वाह्य दल और दल। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पुष्प के जनन चक्र हैं यानी जो पुष्प का जो फूल का जो जनन चक्र होता है वो कौन सा है? तो पहला है पुमंग और जायांग, बी है वाह्य दलपुंज एवं दलपुंज, सी है दलपुंज एवं पुमंग और डी है वाह्य दलपुंज एवं जायांग। तो जो फूल होता है उसका जो जनन चक्र होता है वो होता है पुमंग और जायांग। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? यानी उभयलिंगी मतलब होता है वो ना तो कंप्लीट फूल है ना पूरी तरह से फूल है ना अर्ध फूल है। तो पहला है उनमें केवल अंडप होता है, बी है उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं, सी है उनमें केवल पुंकेसर होता है और डी है उनमें या तो पुंकेसर या अंडप होता है। तो जितने भी उभयलिंगी फूल होते हैं उनके बारे में जो कथन सही है वो है उनमें पुंकेसर और अंडप
दोनों पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कुरुंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है। यानी जो कुरुंजी फूल होता है वो 12 वर्ष में एक बार खिलता है, तो इसका क्या कारण है? तो पहला है प्रकाश अवधि, बी है अदीप्त अवधि, सी है फ्लोरिजन स्राव और डी है उपयुक्त सभी। तो जो कुरिंजी पुष्प होता है वो 12 वर्ष में एक बार खिलने का जो कारण है वो है फ्लोरिजन स्राव। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? पहला है एरेप्लिसिया, बी है कमल, सी है गुलाब और डी है बुल्फिया। तो संसार का सबसे जो छोटा पुष्प होता है वो है आपका उल्फिया। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी यानी जो उल्फिया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? तो पहला भूमिगत डंक, बी है जड़, सी है ताजा पुष्प समूह और डी है पत्ते। तो फूल गोभी जो होती है उनका जो उपयोगी भाग होता है वो होता है ताजा पुष्प समूह। तो 20 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो पहला है कमल, बी है सूर्यमुखी, सी है रेफ्लेसिया और डी है ग्लोरी लिली। तो विश्व का जो सबसे बड़ा पुष्प है वो है आपका रेफ्लेसिया। तो 21 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। और यह विश्व का सबसे छोटा जो पुष्प बोलेगा तो वो हो जाएगा आपका उल्फिया। तो सबसे बड़ा रेफ्लेक्सिया और सबसे छोटा उल्फिया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो पहला है पुष्प, बी है पत्ती, सी है तना और डी है जड़। तो जीवन चक्र के हिसाब से जो पुष्प होता है वो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। परागकोश में वर्तिकाग्र का पराग का स्थानांतरण कहलाता है। तो पहला है पुष्पन, बी है परागण, सी है निषेचन और डी है अंकुरण। तो परागकोश से वर्तिकाग्र का वर्तिकाग्र तक जो परागण का जो स्थानांतरण कहलाता है वो कहलाता है आपका परागकण। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। एनीमोफिली परागण है। पहला जंतुओं द्वारा, बी है कीटों द्वारा, सी है वायु द्वारा और डी है जल द्वारा। तो जो एनिमोफिली जो परागण होता है वो आपका वायु द्वारा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। एंटमोफिली परागण है। पहला है जंतुओं द्वारा, बी है कीटों द्वारा, सी है वायु द्वारा और डी है जल द्वारा। तो जो एंटमोफिली जो परागण होता है वो आपका होता है कीटों द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। चमगादड़ों द्वारा परागकण कहलाता है। पहला है एंटोमोफिली, बी है एनीमोफिली, सी है अर्निथोफिली और डी है चेप्टोफिली। तो जो चमगादड़ होते हैं उनके द्वारा जो परागकण की जो क्रिया होती है वो कहलाती है आपकी चिरेप्टोप्रोफिली। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। जूफली परागकण होता है। पहला है जंतुओं द्वारा, बी है जल द्वारा, सी है वायु द्वारा और डी है कीट द्वारा। तो जो जूफली परागण होता है वो होता है आपका जंतुओं द्वारा।
तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। पक्षियों द्वारा परागण की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो पहला है ऑटोगेमी, बी है ऑर्निथोफिली, सी है एनेमोफिली और डी है एंटोमोफिली। तो जो जितने भी पक्षी होते हैं उनके द्वारा जो परागण की जो प्रक्रिया होती है वो आपकी कहलाती है ऑर्निथोफिली। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। जल द्वारा परागण कहलाता है? तो पहला है जूफिली, बी है हाइड्रोफिली, सी है एंटोमोफिली और डी है एनेमोफिली। तो जल द्वारा जो परागण की जो क्रिया होती है उसे भी कहते हैं जूफिली। तो जल द्वारा जो परागण की जो क्रिया होती है वो हाइड्रोफिली कहलाता है। तो 29 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। जो परागण बंद पुष्पों में होता है वो कहलाता है, यानी जो पौधा होता है वो बंद होता है, उसमें जो परागण की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? तो पहला है क्लिस्टोगेमी, बी है एलोगेमी, सी है ऑटोगेमी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बंद पुष्पों में जो परागण की जो क्रिया होती है उसे क्लिस्टोगेमी कहा जाता है। तो 47 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, सॉरी वो 30 होगा। आइए देखते हैं 31। परागकण लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण होता है, पहला है नर संतान का निर्माण, बी है दुर्बल संतान, बी है अच्छी संतान और डी है बीजों का निर्माण। तो जो परागकण होता है वो लाभदायक होता है, इसका जो कारण होता है वो होता है अच्छी संतान। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। वर्तिकाग्रन स्टाइल सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा होता है। तो पहला है जल परागित पुष्पों में, बी है कीट परागित पुष्पों में, सी है वायु परागित पुष्पों में और डी है सभी प्रकार के पुष्पों में। तो जो वर्तिकाग्र होता है ये सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा होता है, तो ये होता है कीट परागित पुष्पों में। तो 32 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। घोंघे यानी स्नेल द्वारा परागण कहलाता है? तो पहला जूफिली, सी है एंटोमोफिली, सी है चिरप्टिरोफिली और डी है मेलकोफिली। तो जो घोंघे होते हैं स्नेल उनके द्वारा जो परागण होता है उसे मेलोकोफिली कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? तो पहला है वायु द्वारा, बी है जल द्वारा, सी है कीट द्वारा और डी है पक्षी द्वारा। तो जितने भी सुगंधित अधिकतर जो पुष्प होते हैं उनमें जो परागण जो क्रिया होती है वो कीट द्वारा होती है। जैसे मान लीजिए मधुमक्खी है तो मधुमक्खी भी एक परागण करती है। तो 34 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। परागकण यानी पोलन ग्रेन है? तो पहला है अपूर्ण विकसित भ्रूण, बी है अपूर्ण विकसित एवं नर युग्मोद्भिद, सी है बीजाणु मात्र कोशिका, सी है एक नर शुक्राणु कोशिका। तो जो पोलन ग्रेन होता है वो एक अपूर्ण विकसित नर युग्मों को भिद होता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? यानी जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फीमेल के किस भाग में होता है? तो पहला है रेशा, बी है अंडाशय, सी है वर्तिकाग्र और डी है वर्तिका। तो जो फीमेल पुष्प होती है उसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है अंडाशय में, यानी ओवरी। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निषेचन क्रिया है। पहला है एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन। बी है परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण। सी है नर युग्मकों का ध्रुवीय केंद्रकों से संयोजन। और डी है बीजांड से बीज निर्माण। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है एक नर का युग्मक का अंडाणुओं से संयोजन यानी कंजुगेशन। तो 37 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावर्ण विकसित होते हैं। तो पहला है अध्यावरणों से, बी है भ्रूणपोष से, सी है निभाग से और डी है बीजंड से। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद जो बीजावरण होता है वो होता है आपका अध्यावरणों से। तो 38 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन का मुख्य लक्षण है। पहला है ब्रायोफाइट्स का, बी है टेरिडोफाइट्स का, सी है जिम्नोस्पर्म का और डी है आवृत बीजियों का। तो जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है वो बेसिकली आपका आवृत बीजियों का प्रमुख लक्षण होता है। यानी जितने भी आवृत बीजी में जो पौधे आते हैं उनमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। अनिषेक जनन यानी पार्थिनोजेनेसिस होता है। तो पहला है हार्मोन्स के बिना फल का परिवर्तन, बी है बिना निषेचन के फल का परिवर्तन, सी है बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन और डी है बिना निषेचन के भ्रूण का परिवर्धन। तो जो पार्थिनोजेनेसिस जो होता है वो होता है आपका बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निषेचन के बिना फल के विकास को कहा जाता है। तो पहला है गैमेटोगेमी, बी है पार्थेनोकार्पी, सी है हाइब्रिडोजेनेसिस और डी है एपोमिक्सिस। तो बिना निषेचन के जो फल विकास होता है उसे बेसिकली पार्थिनोकार्पी कहा जाता है। यानी पार्थिनोकार्पी के अंतर्गत क्या होता है कि ऐसे फल होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के लग जाते हैं यानी उगते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी यानी पार्थिनोकार्पी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फलनीय है। पहला है केला, बी है सेब, सी है सहतूत और डी है स्ट्रॉबेरी। तो जो अनिषेक जो फलनीय है वो है आपका केला। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। गूदेदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है। पहला है आम, बी है संतरा, सी है टमाटर और डी है सेब। तो जो गूदेदार थैलेमस होता है वो आपका सेब में खाने योग्य भाग होता है। तो 43 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। इनमें से कौन सा सत्य फल का उदाहरण है। यानी जो ट्रू फल होते हैं वो इनमें से कौन सा एक है। तो पहला नाशपाती, बी है सेब, सी है आम और डी है कटहल। तो इन चार में से जो सत्य फल है वो है आपका आम। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। एक सत्य फल यानी ट्रू फ्रूट्स परिवर्धित होता है। पहला है अंडाशय से, बी है पुष्पासन से, सी है दलों से और डी है आशय से। तो जो एक सत्य फल होता है वो आपका अंडाशय से परिवर्तित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। आभासी फल का एक उदाहरण है। तो पहला सेब, बी है अमरूद,
सी है आम और डी है टमाटर। तो इन चार में से जो एक आभासी फल है वो आपका कौन सा है? सेब। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। नारियल तथा आम के फल होते हैं। तो पहला है पोम, बी है बेरी, सी है डूब और डी है पीपो। तो जो नारियल और आम होते हैं उनके जो फल कहलाते हैं वो डूब कहलाते हैं। तो 47 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। पके हुए आम खाने योग्य आकारीय भाग होते हैं। तो पहला वाय फल भित्ति, बी है मध्य फल भित्ति, सी है अद्धा फल भित्ति और डी है फल भित्ति। तो जो आम का जो पका हुआ भाग है उसे जो खाने योग्य होता है वो होता है मध्य फल भित्ति। तो 48 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। नारियल का खाने योग्य भाग होता है। पहला है फल भित्ति, बी है भ्रूणपोष, सी है पूर्ण बीज और डी है बीजावरण। तो जो नारियल होता है उसका जो भाग खाने वाला होता है वो होता है आपका भ्रूणपोष। तो 49 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। लीची फल का खाने योग्य भाग होता है। तो पहला मांसल पुष्पासन, बी है एरिल, सी है मध्य फल भित्ति और डी है बीज पत्र। तो जो लीची का जो खाने योग्य भाग होता है वो होता है एरिल। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर एक और नई वीडियो मिलेगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।